दशविध आतुर परीक्षा। रोगी के बल के प्रमाण को जानने के लिए प्रकृति, विकृति, सार, सहनन, प्रमाण, सातम्य, सक्त, आहार शक्ति, व्यायाम शक्ति और वय अर्थात अवस्था से परीक्षा की जाती है। प्रकृति परीक्षा। प्रकृति आदि 10 जो परीक्षा के लिए भाव बताए हैं उनकी व्याख्या की जाती है, जैसे गर्भ, शरीर, शुक्र और आर्तव प्रकृति की, काल और गर्भाशय प्रकृति की, माता के आहार विहार प्रकृति की, महाभूत विकार प्रकृति की अपेक्षा रखता है। वे प्रकृति जिस जिस दोष के आधिक्य से हो, जैसे एक दोष के या दो दोष के या अनेक दोष के आधिक्य से होने पर उन्हीं उन्हीं दोषों से गर्भ भी अर्थात गर्भाशयस्थ बालक संबंधित हो जाता है। इसके बाद गर्भ काल से ही लेकर मनुष्यों की जो प्रकृति बनती है उसे दोष प्रकृति कहते हैं। इसलिए कुछ मनुष्य प्रकृति से वातल, कुछ पित्तल, कुछ श्लेष्मल, कुछ द्वंद्वज प्रकृति और कुछ संधातु प्रकृति वाले होते हैं। उनके लक्षणों का व्याख्यान करेंगे। श्लेष्म प्रकृति के लक्षण: कफ, स्निग्ध, शिलक्षण, मृदु, मधुर, सार, सांद्र, मंद, स्तिमित, गुरु, शीत, पिच्छिल और स्वच्छ होता है। उस कफ के स्निग्ध होने से कफ प्रकृति वाले मनुष्य स्निग्ध अंग वाले होते हैं। शिलक्षण होने से शिलक्षण अंग वाले होते हैं। मृदु होने के कारण देखने में सुंदर, सुकुमार और गौर वर्ण के होते हैं। मधुर होने के कारण कफ प्रकृति वाले मनुष्य अधिक शुक्र वाले, अधिक मैथुन करने में समर्थ, अधिक संतान वाले होते हैं। सार गुण होने से सार और संगठित एवं स्थिर शरीर वाले होते हैं। कफ के सांद्र गुण होने से कफ प्रकृति वाले मनुष्य के सभी अंग पुष्ट और परिपूर्ण होते हैं। कफ के मंद गुण होने से कफ प्रकृति वाले मंद चेष्टा, अल्प आहार विहार करने वाले होते हैं। कफ के स्तिमित गुण होने से कफ प्रकृति वाले मनुष्य किसी भी कार्य को शीघ्र नहीं करते हैं, अधिक सोच विचार कर या आलस्य से देर से करते हैं। कभी भी उनके मन में दुख एवं विकार नहीं होते अथवा देर से और कम होते हैं। कफ के गुरु गुण होने के कारण कफ प्रकृति वालों की गति दृढ़ और निश्चित रूप से होती है, अर्थात जिस कार्य को करने की प्रतिज्ञा कर लेंगे उससे विमुख ना होंगे और ऐसे कार्य करेंगे जिससे अपनी प्रतिष्ठा बनी रहे और कार्य करने में चंचल भी नहीं होते। कफ के शीत गुण होने के कारण कफ प्रकृति वाले मनुष्यों को भूख, प्यास, ताप, पसीना और दोष कम कष्ट देते हैं। कफ के पिच्छिल गुण होने से कफ प्रकृति वाले मनुष्यों का संधि बंधन एक में सटा हुआ और बलवान होता है। कफ के अच्छे गुण होने से कफ प्रकृति वाले मनुष्यों की दृष्टि, मुख प्रसन्न एवं स्निग्ध दिखाई पड़ती हैं और उनके वर्ण और स्वर भी स्निग्ध एवं प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार इन उपर्युक्त गुणों के कारण कफ प्रकृति वाले मनुष्य बलवान, धनी, विद्या वाले, ओजस्वी, शांत और अधिक आयु वाले होते हैं। पित्त प्रकृति के लक्षण: पित्त उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव, विस्त्र, आम्ल, कटु गुण युक्त होता है। पित्त के उष्ण गुण होने से पित्त प्रकृति के मनुष्य उष्ण वातावरण में रहना पसंद नहीं करते, अर्थात उन्हें सहन नहीं होता। उनका मुख उष्ण होता है। वे सुकुमार और गौर वर्ण होते हैं। उनके शरीर के ऊपर छोटी छोटी फुंसियां, मुख में झाई, तिल एवं पिडगाएं अधिक होती हैं। उन्हें भूख और प्यास अधिक लगती है। शीघ्र ही अर्थात समय के पहले झुर्री पड़ना, बालों का पकना और बालों का गिरना ये पित्त प्रकृति वाले होते हैं। प्रायः दाढ़ी के बाल, शरीर के रोम, सिर के बाल मृदु, अल्प और कपिल वर्ण अर्थात बंदरों के बालों की तरह होते हैं। पित्त के तीक्ष्ण गुण होने से पित्त प्रकृति वाले तीक्ष्ण पराक्रम एवं तीक्ष्ण अग्नि वाले, अधिक मात्रा में खाने पीने वाले, कष्ट के ना सहन करने वाले एवं बार बार खाने वाले होते हैं।
पित्त के द्रव गुण होने से पित्त प्रकृति वाले मनुष्यों की संधियां एवं मांसपेशियां शिथिल एवं कोमल होती हैं और पसीना, मौरमूत्र और मल अधिक मात्रा में करने वाले होते हैं। पित्त के विस्त्र होने के कारण पित्त प्रकृति वाले मनुष्य की कांख, मुख, सिर और शरीर से अधिक दुर्गंध निकलती है। पित्त के कटु एवं अम्ल रस होने के कारण पित्त प्रकृति वाले पुरुष अल्प शुक्र, अल्प मैथुन शक्ति एवं अल्प पुत्र वाले होते हैं। इस प्रकार उपर्युक्त गुणों के संयोग से पित्त प्रकृति के मनुष्य मध्य बल, मध्य आयु, मध्य ज्ञान, विज्ञान, धन एवं उपकरण वाले होते हैं। वात प्रकृति के लक्षण वायु रूक्ष, लघु, चल, बहु, शीघ्र, शीत, पुरुष, विशद गुण युक्त होता है। वायु के रूक्ष गुण के कारण वात प्रकृति वाले मनुष्य का शरीर रूखा, कृश, दुबला पतला और छोटा होता है। उनका स्वर अत्यंत रूक्ष, क्षीण, फटा हुआ, धीरे धीरे, रुक रुक कर बोलना सुनने में कटु एवं अप्रिय होता है। उन्हें निंद्रा कम आती है। वायु के लघु होने से वात प्रकृति वाले मनुष्यों की गति, चेष्टा एवं आहार लघु एवं चंचल होता है, अर्थात गति और चेष्टाएं थोड़ी और अनियमित होती हैं। भोजन थोड़ा और बार बार होता है। वायु के चलगुण होने से वात प्रकृति वाले मनुष्य की संधि, हड्डी, भ्रू, हनु, ओठ, जीभ, सिर, कंधा, हाथ और पैर चंचल होते हैं। वायु में बहुगुण होने के कारण वात प्रकृति वाले अधिक बोलते हैं और उनके शरीर में कंडरा तथा शिराओं का प्रसार अधिक दिखाई पड़ता है। वायु के शीघ्र गुण होने के कारण वात प्रकृति वाले मनुष्य सभी कार्यों को शीघ्र ही आरंभ करते हैं और उनके मन में शीघ्र ही दुख उत्पन्न होता है। रोग भी शीघ्र ही उत्पन्न होते हैं। वे शीघ्र ही भय, प्रेम और वैराग्य से युक्त होते हैं और वात प्रकृति वाले किसी भी बात को सुनकर शीघ्र ही ग्रहण कर लेते हैं पर उन्हें शीघ्र ही भूल भी जाते हैं। वायु के शीत गुण होने के कारण वात प्रकृति वाले मनुष्य शीतलता को सहन नहीं कर पाते। उन्हें निरंतर शीतजन्य विकार, कंप तथा जकड़ाहट होती रहती है। वायु के पुरुष होने के कारण वात प्रकृति वाले पुरुष के केश, दाढ़ी, रोम, नख, दांत, मुख, हाथ, पैर तथा शरीर के अन्य अंग पुरुष अर्थात खुरदुरे होते हैं। वायु के विशद होने से वात प्रकृति वाले मनुष्य के अंग और प्रत्यंग फटे हुए होते हैं और उनकी संधियों से चलते समय निरंतर शब्द निकलते रहते हैं। इस प्रकार इन उपर्युक्त गुणों के संयोग से वात प्रकृति वाला मनुष्य प्रायः अल्प बल वाला, कम आयु और कम संतान वाला और कम साधन सामग्री वाला एवं दरिद्र होता है। द्वंद्वज प्रकृति ये बताई हुई भिन्न भिन्न प्रकृतियों के लक्षण यदि एक ही पुरुष में दो दो प्रकृतियों के लक्षण मिल जाएं, तो उसे द्वंद्वज प्रकृति वाला कहा जाता है। समधातु प्रकृति बताए हुए तीनों दोषों की प्रकृतियों के लक्षण यदि एकत्र पाए जाएं, तो उन्हें समधातु प्रकृति वाला कहा जाता है। इस प्रकार प्रकृति से रोगी की परीक्षा करनी चाहिए। विकृति परीक्षा विकृति के द्वारा परीक्षा इस प्रकार करनी चाहिए। विकृति कहते हैं विकार को। उसकी परीक्षा हेतु दोष, दूष्य, प्रकृति, देश, काल, बल इनके भेदों से तथा इनके लक्षणों के द्वारा करनी चाहिए, क्योंकि हेतु आदि के बल को जब तक ना जाना जाए तब तक व्याधि बल का ज्ञान नहीं हो सकता। जिस व्याधि का दोष, दूष्य, प्रकृति, देश, काल का बल समान होता है और हेतु और लक्षण का बल अधिक होता है, वे व्याधि बलवान होती है। इसके विपरीत अर्थात दोष, दूष्य, प्रकृति, देश, काल समान ना हो और कारण और लक्षण ये बहुत कम हो, तो व्याधि दुर्बल होती है। जिस व्याधि के दोष, दूष्य, प्रकृति के देश, काल इनमें कुछ की समानता हो और कुछ की असमानता हो और कारण तथा लक्षणों का मध्य बल हो, तो वह रोग
मध्य बल वाला होता है। सार परीक्षा। सार द्वारा परीक्षा इस प्रकार करें। पुरुषों के बल का प्रमाण जानने के लिए 8 प्रकार के सार बताए गए हैं, जैसे त्वचा सार, रक्त सार, मांस सार, मेद सार, अस्थि सार, मज्जा सार, वीर्य सार, सत्व सार। इन सबकी परीक्षा ठीक ठीक रूप से प्रत्येक पुरुष में की जाती है। त्वचा सार पुरुष के लक्षण। त्वक सार पुरुष की त्वचा स्निग्ध, शिलक्षण, कोमल, देखने में प्रसन्न, सूक्ष्म अर्थात पतली, गहरी, सुकुमार, रोम वाली एवं चमकदार होती है। इस प्रकार का सार होना सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य, उपभोग, बुद्धि, विद्या, आरोग्य, प्रसन्नता तथा दीर्घायु का सूचक है। रक्तसार पुरुष के लक्षण। रक्तसार पुरुष के कान, नेत्र, मुख, जीभ, नासिका, होठ, हाथ और पैर के तलवे, नख, ललाट और मूत्रेंद्रिय स्निग्ध, रक्तवर्ण की, शोभा युक्त और चमकने वाली होती है। इस प्रकार का सार होना सुख, उद्दंडता, धारणा शक्ति, मनस्यता, सुकुमारता, अधिक बल की क्षमता होना, कष्ट सहने वाला और गर्मी को ना सहन करने की योग्यता का सूचक है। मांससार पुरुष के लक्षण। मांससार पुरुषों के शंख प्रदेश, ललाट, ग्रीवा का पिछला भाग, नेत्र, गाल, हनु, गर्दन, कंधा, उदर, कांख, छाती, हाथ, पैर, संधियां भारी, स्थिर एवं मांस से भरी हुई दृढ़ होती हैं। इस प्रकार का मांससार सहनशीलता, धीरता, लालची ना होना, धन, विद्या, सुख, सरलता, आरोग्य, बल और दीर्घायु का सूचक है। मेधासार पुरुष के लक्षण। मेधासार वाले पुरुषों के वर्ण, स्वर, आंख, केश, रोम, नख, दांत, होठ, मूत्र, मल में अधिक चिकनापन पाया जाता है। इस प्रकार का सार होना धन, ऐश्वर्य, सुख, उपभोग, दानशीलता, सरलता, कोमलता और सेवा भाव का सूचक है। अस्थिसार पुरुष के लक्षण। अस्थिसार वाले पुरुष की एड़ी, गुल्फ, जानू, अरथनी अर्थात बंधी हुई मुट्ठी के साथ बाहु, हंसली, चिबुक, सिर, शरीर की गांठें, अस्थि, नख और दांत मोटे होते हैं। इस प्रकार के अस्थिसार पुरुष बड़े उत्साह वाले, अधिक कार्य करने वाले, कष्ट को सहने वाले, दृढ़ शरीर वाले तथा अधिक आयु वाले होते हैं। मज्जासार पुरुष के लक्षण। मज्जासार पुरुषों के अंग पतले होते हैं, वे बलवान होते हैं और उनके शरीर के वर्ण और स्वर चिकने अर्थात कोमल होते हैं। उनके शरीर की सारी संधियां मोटी, लंबी, गोलाकार होती हैं। इस प्रकार मज्जासार वाले पुरुष दीर्घायु, बलवान, शास्त्र ज्ञान संपन्न, विज्ञान संपन्न, धनी, संतान युक्त और आदर के पात्र होते हैं। शुक्रसार पुरुष के लक्षण। शुक्रसार वाले पुरुष सौम्य, कोमल प्रकृति और सौम्य दृष्टि अर्थात सद्भाव पूर्ण, कोमल दृष्टि वाले होते हैं। उनके नेत्र दूध से भरे हुए की तरह श्वेत और दया से भरे हुए से प्रतीत होते हैं। वे सदा प्रसन्न मन वाले होते हैं। उनके दांत चिकने, गोलाकार, दृढ़, समान आकार वाले, ठोस, इतने परस्पर मिले हुए जिससे छिद्र ना दिखाई पड़े ऐसे होते हैं। दांत के अग्रभाग भी बराबर होते हैं। उनकी शरीर का वर्ण और स्वर देखने और सुनने में निर्मल और चिकने होते हैं। उनके शरीर में चमकीलापन होता है और उनके नितंब बड़े बड़े होते हैं। इस प्रकार के शुक्रसार पुरुष स्त्रियों के अधिक प्रिय होते हैं या वे स्त्रियों को अधिक चाहने वाले होते हैं। उन्हें सांसारिक सभी आवश्यक वस्तु उपभोग के लिए प्रिय होती है और वे बलवान होती हैं। वे सुख, ऐश्वर्य, आरोग्य, धन, आदर और अधिक संतान के पात्र होते हैं। अर्थात शुक्रसार पुरुष सुखी, स्वस्थ, धनी, संतान युक्त और मानी होते हैं। सत्यसार पुरुष के लक्षण। सत्यसार वाले पुरुष स्मरण शक्ति युक्त, भक्ति संपन्न,
कृतज्ञ, बुद्धिमान, पवित्र, अधिक उत्साह वाले, चतुर और धीर होते हैं। लड़ाई में पराक्रम पूर्वक युद्ध करते हैं। उनके शरीर में विषाद बिल्कुल नहीं होता। उनकी गतियां स्थिर होती हैं। बुद्धि और चेष्टाएं गंभीर होती हैं। ये निरंतर कल्याण करने वाले विषयों में अपने मन और बुद्धि को लगाए रहते हैं। ये सत्यसार पुरुष के गुण हैं। इनके लक्षणों के अनुसार ही व्याख्या गुणों की हो गई, अर्थात जो जो लक्षण बतलाए गए हैं वे ही गुण सत्यसार पुरुष में होते हैं। सार परीक्षा का परिणाम, इनमें सब सारों से संपन्न पुरुष अधिक बलवान, अधिक गौरव संपन्न, क्लेश को सहने वाला, सभी कार्यों में अपनी आत्मा पर विश्वास रखने वाला, निरंतर कल्याणकारी कार्यों में अपने मन और बुद्धि को लगाने वाला, स्थिर और संगठित शरीर वाला, चलते समय अपनी गति को ठीक रखने वाला होता है और उसका स्वर प्रतिध्वनि युक्त, चिकना, गंभीर और महान होता है। वे सुख, ऐश्वर्य, धन, उपभोग और आदर के पात्र होते हैं। उन्हें जल्दी बुढ़ापा नहीं आता। उन्हें रोग कम होते हैं। प्रायः उन्हीं के गुण युक्त अर्थात समान गुण वाले अधिक संतान होते हैं और वे अधिक आयु वाले होते हैं। असार पुरुष अर्थात इन बताए हुए सारों में कोई भी सार जिन मनुष्यों में नहीं पाया जाता है वे इससे विपरीत गुण वाले होते हैं। मध्यम सार से युक्त अर्थात बतलाए हुए सारों में कुछ सार के लक्षण पाए जाते हैं और कुछ के लक्षण नहीं पाए जाते। ऐसे मध्यसार पुरुषों के गुणों की व्याख्या भी हो गई। ये 8 सार पुरुषों के बल प्रमाण को विशेष रूप से जानने के लिए उपदेश किए गए हैं। सार परीक्षा का प्रयोजन, शरीर मात्र के देखने से वैद्य समुदाय किस प्रकार मोह को प्राप्त हो जाता है। इस रोगी का शरीर मांस से भरा और दृढ़ है, इसलिए बलवान होगा। इस रोगी का शरीर पतला है, इसलिए दुर्बल होगा। इस रोगी का शरीर बहुत बड़ा है, इसलिए बहुत बलवान होगा। इस रोगी का शरीर छोटा है, इसलिए कम बल वाला होगा। इस प्रकार वैद्य विचार कर धोखे में पड़ जाता है, क्योंकि देखा जाता है कि छोटे और पतले शरीर होने पर भी वे बलवान होते हैं। इसमें चींटी का भार ढूंढने की तरह प्रमाण कुछ लोग उपस्थित करते हैं। जैसे चींटी छोटी और पतले शरीर के होते हुए भी अपने से अनेक गुना अधिक भार उठाकर ले जाती है, उसी प्रकार दुर्बल और छोटे शरीर वाले पुरुष भी अधिक बलयुक्त होते हैं और मोटे तथा बड़े शरीर वाले पुरुष भी हीन बल वाले होते हैं। इसलिए सार से परीक्षा करना बतलाया गया है। सहनन परीक्षा, शरीर की परीक्षा सहनन से करे। सहनन, सहंति और संयोजन, इनका एक ही अर्थ होता है। जिसके शरीर में हड्डियां सम और अलग अलग उचित रूप में विभक्त हो, संधियां दृढ़ता से बंधी हो, मांस और रक्त अच्छी तरह अपने अपने स्थानों में स्थित हो, इस प्रकार के शरीर को सुसंगठित कहा जाता है। संगठित शरीर वाले मनुष्य बलवान होते हैं। इसके विपरीत पुरुष अल्प बल वाले होते हैं और जो उत्तम और हीन इन दोनों संगठन के बीच के सहनन से युक्त हो वे मध्य बल वाले होते हैं। अर्थात उत्तम सहनन होने से उत्तम बल, हीन सहनन होने से अल्प बल। जो उत्तम सहनन और हीन सहनन इन दोनों से युक्त ना हो वे मध्य बल वाले होते हैं। प्रमाण द्वारा आयु की परीक्षा, अपनी अपनी उंगली के प्रमाण से शरीर के प्रमाण का उपदेश किया जा रहा है। ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई क्रम से पैर 4, 6 और 14 अंगुल का होता है। जंघा की लंबाई 18 अंगुल, गोलाई 16 अंगुल, जानु की लंबाई 4 अंगुल और गोलाई 16 अंगुल, उरु की गोलाई 30 अंगुल और 18 अंगुल लंबाई। दोनों अंडकोश 6 अंगुल लंबे और 8 अंगुल गोल। लिंग 6 अंगुल लंबा और 5 अंगुल गोल होता है। भग का विस्तार 12 अंगुल, कमर 16 अंगुल चौड़ी, वस्ती सिर की चौड़ाई 10 अंगुल, पेट लंबाई में 12 अंगुल तथा चौड़ाई में 10 अंगुल।
पाशव चौड़ाई में 10 अंगुल, लंबाई में 12 अंगुल, दोनों स्तनों के बीच का भाग 12 अंगुल का होता है। 2 अंगुल स्तन पर्यंत काला भाग 2 अंगुल है। छाती चौड़ाई में 24 अंगुल, ऊंचाई में 12 अंगुल, हृदय 3 अंगुल का, दोनों कंधे 8-8 अंगुल, दोनों अंश 6-6 अंगुल, दोनों प्रबाहु 16-16 अंगुल, दोनों प्रपाड़ी अर्थात कोहनी से कलाई तक का भाग 15-15 अंगुल, दोनों हाथ 12-12 अंगुल, दोनों कांख 8-8 अंगुल, त्रिकास्ती 12 अंगुल ऊंची, पीठ 16 अंगुल ऊंची, गर्दन ऊंचाई में 4 अंगुल, गोलाई में 22 अंगुल, मुखमंडल ऊंचाई में 12 अंगुल, गोलाई में 24 अंगुल, मुख 6 अंगुल, चिबुक, ओष्ठ, दोनों कान, दोनों नेत्र के बीच का स्थान, नाक, ललाट, ये सब 4 अंगुल, सिर ऊंचाई में 16 अंगुल और गोलाई में 32 अंगुल होता है। इस प्रकार शरीर के अंगों के अवयवों का अलग अलग प्रमाण बताया गया है। केवल सारा शरीर 84 अंगुल पर्व लंबा होता है। इस प्रकार ये शरीर आयाम और विस्तार में शरीर के बराबर हो तो उसे सम शरीर कहा जाता है। इस सम शरीर में आयु, बल, ओज, सुख, ऐश्वर्य, धन और अन्य अपने मन के अनुकूल पदार्थ प्राप्त होते रहते हैं। यदि इस मानसिक शरीरहीन या अधिक प्रमाण हो तो उसकी आयु, बल, ओज, सुख आदि हीन और मध्य होती है। सातम्य परीक्षा, सातम्य उसका नाम है जो निरंतर सेवन करने पर अपने प्रकृति के अनुकूल हो जाए। इसमें जो मनुष्य घृत, दूध, तेल, मांस रस का सातम्य कर चुके हैं या सभी रसों का सातम्य कर चुके हैं, वे पुरुष बलवान, क्लेश को सहने वाले और बहुत दिनों तक जीने वाले होते हैं। जो लोग रूक्ष वस्तुओं का सातम्य कर चुके हैं या केवल एक ही रस का सातम्य किए हैं, वे प्रायः अल्प बल वाले, थोड़े क्लेश को सहने वाले, अल्प आयु वाले और अल्प साधन से युक्त होते हैं। और जो लोग मिले हुए रसों का सातम्य किए हुए हैं अर्थात 2-3 रसों का सातम्य है, वे मध्य बल वाले होते हैं। सत्य द्वारा परीक्षा इस प्रकार करनी चाहिए। सत्य मन को कहा जाता है। वे सत्य आत्मा के संयोग से शरीर का नियमन करने वाला होता है। यह बल भेद से 3 प्रकार का होता है, प्रवर, मध्यम और अवर। इसलिए पुरुष भी 3 प्रकार के प्रवर, मध्यम और अवर सत्व वाले होते हैं। इनमें प्रवर सत्व वाले सत्य सार होते हैं। सारों के वर्णन में उनका विवेचन हो चुका है। वे सत्य सार वाले मनुष्य छोटे शरीर होने पर भी सत्य गुण की अधिकता होने से वात, पित्त, कफ और आगंतुक कारणों से उत्पन्न होने वाली बड़ी से बड़ी विपत्तियों में या रोगों में भी घबराते नहीं। मध्य सत्य वाले पुरुष दूसरों को अपने में रखकर अर्थात उनका सहारा लेकर अपने से अपने को अवलंबित कर कार्य करते हैं अथवा दूसरे से आश्वासन पाकर अपना कार्य करते हैं। अर्थात विपत्ति या रोग आ जाने पर दूसरे मनुष्य को उदाहरण देखकर अर्थात अमुक व्यक्ति के ऊपर विपत्ति या रोग का आक्रमण हुआ था, उससे छुटकारा अमुक उपाय या अमुक वैद्य की चिकित्सा करने पर हो गया था। इस बात को ध्यान में रखकर विपत्ति को सहन करते हैं या दूसरा कोई व्यक्ति उसे समझा देता है कि घबराओ नहीं, इन उपायों की करने से या अमुक वैद्य की चिकित्सा करने से शीघ्र ही अच्छे हो जाओगे। इस प्रकार की बातें सुनकर वे अपने कष्ट को सह लेते हैं। हीन सत्व वाले पुरुष न अपने स्वयं दूसरों को उदाहरण स्वरूप में देखकर न दूसरों के समझाने पर भी अपने मन के वेग को रोक सकते हैं। अर्थात विपत्ति आने पर रोते और चिल्लाते हैं। ऐसे हीन सत्व वाले पुरुष बहुत बड़े शरीर होने पर भी छोटी छोटी विपत्तियों को भी सहने में असमर्थ दिखाई पड़ते हैं और उनके पास सदा भय, शोक, लोभ, मोह और मान इकट्ठा रहता है। रौद्र, भैरव, अप्रिय, घृणित, विकृत कथाओं को सुनकर पशु और पुरुष के मांस या रक्त को देखकर विषाद, वैवर्ण, मूर्छा, पागलपन, चक्कर का आना या गिर पड़ना आदि कारणों में
किसी एक को अवश्य प्राप्त करते हैं, या इन्हीं कारणों से उनकी मृत्यु भी हो जाती है। आहार परीक्षा। आहार शक्ति के द्वारा इस प्रकार परीक्षा करें। आहार शक्ति की परीक्षा भोजन करने की शक्ति से या पचाने की शक्ति को देखकर की जाती है। बल और आयु आहार के अधीन होता है। व्यायाम परीक्षा। व्यायाम शक्ति के द्वारा रोग की परीक्षा इस प्रकार करें। व्यायाम शक्ति की भी परीक्षा कार्य करने की शक्ति से होती है। कार्य करने की शक्ति से यह अनुमान किया जाता है कि इसके शरीर में उत्तम, मध्यम, हीन बल में कोई एक बल है। अधिक कार्य करने की शक्ति से उत्तम बल, मध्यम कार्य की शक्ति से मध्यम बल और अल्प कार्य करने की शक्ति से हीन बल, ये अनुमान से ही जाना जाता है। वय परीक्षा। वय द्वारा परीक्षा काल प्रमाण के विशेष की अपेक्षा रखने वाले शरीर की अवस्था को वय कहा जाता है। वह स्थूल रूप से भेद करने पर 3 प्रकार की होती है: बाल, मध्य और जीर्ण। बालावस्था। इसमें बाल अवस्था उसे कहते हैं जिसमें शरीर की धातुएं पूर्ण रूप से पकी ना हो, शरीर में मूछ आदि चिन्ह उत्पन्न ना हुए हो, शरीर कोमल हो, क्लेश को सहने में असमर्थ हो, सभी प्रकार से शरीर में बल की वृद्धि ना हुई हो, शरीर में कफ की प्रधानता हो और 16 वर्ष तक की अवस्था हो, शरीर की धातुएं बढ़ती हुई अपने कार्य में तत्पर हो, प्रायः मन चंचल रहता हो और 30 वर्ष के पहले की अवस्था हो तो भी उसे बाल्यावस्था ही कहते हैं। अर्थात बाल्यावस्था का 2 भेद किया गया है, 1 से 16 वर्ष तक जिसमें कफ की प्रधानता होती है और दूसरा रस धातुओं के बढ़ने और मन के अस्थिर रहने पर 30 वर्ष तक। मध्यावस्था। इस अवस्था में अपनी उचित मात्रा में जिसके शरीर में बल, वीर्य, पौरुष, पराक्रम, ग्रहण, धारण, स्मरण और वचन एवं विज्ञान की शक्ति आ गई हो और सभी धातुओं के गुण से शरीर संपन्न हो गया हो, शरीर में बल की स्थिति अच्छे रूप में, मन की स्थिति अच्छे रूप में हो और धातुओं के गुण जिसके शरीर से नष्ट नहीं हुए हों और पित्त धातु की प्रधानता हो, ऐसे 60 वर्ष की अवस्था तक मध्यम वय माना गया है। जीर्णावस्था। इसके बाद शरीर, धातु, रस, रक्त आदि इंद्रियों का बल, वीर्य, पुरुषार्थ, पराक्रम, ग्रहण, धारण, स्मरण, वचन एवं विज्ञान की शक्तियां घटने लगती हैं और धातुओं के गुण नष्ट होने लगते हैं। वायु गुण की प्रधानता हो जाती है। 100 वर्ष तक की अवस्था को जीर्ण कहते हैं। 100 वर्ष की आयु इस काल में मानी जाती है, पर कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो इससे कम या इससे अधिक काल तक भी जीते हैं। उन लोगों के लिए विकृति को छोड़कर प्रकृति आदि बल के भेदों की परीक्षा से और आयु के लक्षण से आयु का प्रमाण निश्चय कर उसी के अनुसार आयु का 3 भाग करना चाहिए। प्रकृति आदि दशविध परीक्षा का महत्व। इस प्रकार विकृति को छोड़कर प्रकृति इत्यादि 10 परीक्ष भावों से रोगों के बल की विशेषता के अनुसार प्रवर, मध्य भागों में विभाग करें। विकृति के अनुसार प्रवर, मध्य, अवर भेद से दोष के 3 बल का अनुमान करें। इसके बाद औषध का तीक्ष्ण, मृदु और मध्य भेद से 3 विभाग कर दोष के अनुसार अर्थात प्रवर में तीक्ष्ण, मध्य में मध्य, अवर में मृदु औषध का प्रयोग करें। वय परीक्षा। आयु के प्रमाण के जानने के हेतु लक्षण इंद्रिय स्थान में और शारीर स्थान के जाति सूत्रीय 8वें अध्याय में कहेंगे। काल परीक्षा। संवत्सर और आतुर की अवस्था को काल कहते हैं। इसमें संवत्सर को 2, 3, 6, 12 या इससे भी अधिक भिन्न भिन्न कार्यों के अनुसार विभाग किया जाता है। उस काल को यहाँ पर 6 विभाग कर कार्यों का उपदेश कर रहे हैं। हेमंत, ग्रीष्म, वर्षा ये 3 ऋतु क्रम से शीत, उष्ण, वर्षा लक्षण वाली होती हैं। अर्थात इन्हें जाड़ा, गर्मी और वर्षा कहा जाता है। इन ऋतुओं के बीच में इससे भिन्न प्रावृड,
शरद, वसंत, ये तीन ऋतु साधारण कही जाती हैं, अर्थात इनमें क्रम से ना अधिक बरसात होगी, ना अधिक जाड़ा पड़ता, ना अधिक गर्मी पड़ती। प्रावृड वर्षा के प्रथम काल को कहते हैं, उससे लगे हुए काल को वर्षा कहते हैं। इस प्रकार ये 6 ऋतुएं दोषों के संशोधन के अनुसार विभाग कर बताई गई हैं। नित्य काल ऋतु और संशोधन, इन ऋतुओं में जो साधारण 3 ऋतुएं प्रावृड, शरद एवं वसंत बताई गई हैं, उनमें वमन आदि संशोधक क्रिया कराने का विधान है। इनसे भिन्न 3 वर्षा, हेमंत व ग्रीष्म में इनकी निवृत्ति अर्थात वमन आदि क्रिया नहीं की जाती। साधारण लक्षण वाली ऋतुओं में जाड़ा, गर्मी व बरसात मंद रूप में होती है, इसलिए वे सुखकारी होती हैं। शरीर और औषध का प्रयोग किसी भी प्रकार के उपद्रव करने वाले नहीं होते, अर्थात साधारण काल में जल्दी वमन आदि का प्रयोग किया जाए तो वे कोई भी उपद्रव नहीं करते। इससे भिन्न 3 ऋतुएं वर्षा, हेमंत व ग्रीष्म अधिक वर्षा, जाड़ा और गर्मी होने के कारण दुखकर होती हैं और शरीर और औषधियों के लिए उपद्रव करने वाले होते हैं। हेमंत ऋतु में अति मात्र शीत से पीड़ित होने के कारण शरीर सुखी नहीं होता और अत्यंत शीतल वायु से परिपूर्ण होता है। शरीर में दोष अत्यंत कठोर और बंधे हुए रहते हैं। ऐसे शरीर में जब उष्ण स्वभाव वाली औषध को संशोधन के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसका भी प्रभाव अधिक शीत से पीड़ित होने के कारण मंदवीर्य हो जाता है। ऐसी दशा में अत्यंत शीत से पीड़ित शरीर और अधिक शीत से मंद प्रभाव वाली औषध, इन दोनों का संयोग होने पर संशोधन अयोग के लिए हो जाता है, अर्थात उससे उत्तम रीत से संशोधन नहीं होता और शरीर भी वात के उपद्रवों से युक्त हो जाता है। क्योंकि जब औषध अपना सम्यक योग नहीं कर पाती तो वायु को कुपित कर देती है, जिससे शरीर में अनेक प्रकार के वायुजन्य रोग हो जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में अत्यंत गर्मी से पीड़ित होने के कारण शरीर असुखी हो जाता है। अत्यंत उष्ण वायु एवं धूप से पूर्ण हो जाने से शरीर अधिक शिथिल हो जाता है और दोष शरीर में अत्यंत लीन हो जाते हैं। उष्ण स्वभाव वाले संशोधन के लिए प्रयोग की गई औषध उष्ण शरीर और उष्ण संशोधन के संयोग से तीक्ष्ण गुण वाली हो जाती है। इसलिए गर्म औषध या गर्म शरीर होने पर संशोधन औषधियां अति योग कारक हो जाती और शरीर भी अधिक प्रयास के उपद्रव से युक्त हो जाता है। वर्षा काल में आकाश बादलों से घिरा होता है, अतः सूर्य, चंद्रमा और तारे छिपे रहते हैं और आकाश मंडल धाराओं से व्याप्त होता है। पृथ्वी कीचड़ और जल के समूह से व्याप्त रहती है। इसलिए मनुष्य का शरीर भी अत्यंत गीला होता है और संपूर्ण औषधियों का स्वभाव भी पृथ्वी आदि के गीले होने से तथा जल और मेघ से दूषित वायु के लगने से नष्ट हो जाता है। इसलिए वमन कारक औषधियां भारी स्वभाव वाली हो जाती हैं। यदि उनका प्रयोग इस ऋतु में किया जाए तो न वे स्वयं अच्छी प्रकार निकलती हैं और न दोषों को उचित रूप से निकालती हैं और शरीर भी रोगों के लिए गुरु समुद्ध हो जाता है, अर्थात संशोधन से क्लेश पाया हुआ शरीर अधिक परिश्रम से अधिक दिनों में अपनी प्रकृति को प्राप्त होता है। इसलिए वमन आदि संशोधन विधियों की वर्षा, हेमंत और ग्रीष्म में निवृत्ति की जाती है, अर्थात इन ऋतुओं में इनका प्रयोग नहीं किया जाता। यदि कोई हानिकारक ऐसा रोग ना हो जिसमें वमन इत्यादि कराना अनिवार्य हो, अर्थात अनिवार्य होने पर इन ऋतुओं में भी वमन आदि क्रिया कराई ही जाती है। सामान्य अवस्था में इन ऋतुओं में वमन आदि का निषेध है, पर आत्ययिक अर्थात किसी विशेष परिस्थिति में ऋतु के विपरीत गुणों को उत्पन्न कर आवश्यकता अनुसार औषधियों के संयोग संस्कार प्रमाण मात्रा प्रमाणों को वीर के अनुसार बनाकर यत्न पूर्वक सावधान होकर वैद्य प्रयोग कर सकता है। औषधि के काल तथा अकाल, कार्य
और अकार्य को ध्यान में रखकर रोगी की अवस्था में भी काल और अकाल ये दो विभाग किया जाता है। जैसे इस अवस्था में इस औषधि का काल है, इस औषधि का काल नहीं है, यही अवस्था विशेष का फल है। इसलिए आतुर की अवस्था में भी काल और अकाल ये दो संज्ञाएं रखी गई हैं। आतुर की सभी विशेष अवस्था को उचित रूप में बार बार देखकर उसकी परीक्षा करनी चाहिए। औषध प्रयोग समय के बीत जाने पर यह समय के पहले किया जाता है तो वह उचित लाभ नहीं करता। समय पर प्रयुक्त औषधि लाभ करती है। प्रवृत्ति, प्रत्येक के प्रति चिकित्सा का आरंभ करना ही प्रवृत्ति कहा जाता है। उसका लक्षण यह है वैद्य, औषध, रोगी, सेवक इनकी उचित क्रियाओं का उचित रूप में संयोग होना, अर्थात इन चारों का अपनी क्रियाओं में लग जाना ही प्रवृत्ति है। उपाय, वैद्य आदि चारों पादों की उत्तमता को उपाय कहते हैं, अर्थात ये चारों अपने कार्यों को क्रियाओं द्वारा मंदर रूप से बनाकर, अपने कार्यों को क्रियाओं द्वारा सुंदर रूप से बनाकर अपने कार्य में तत्पर रहे तो उसको उपाय कहते हैं। उसका लक्षण ये है वैद्य आदि चारों का अपने अपने गुणों से युक्त होना तथा देश, काल, प्रमाण, सातम्य और क्रिया आदि सिद्धि के कारणों से उचित रूप में बनाई गई औषधियों का प्रयोग करना। 10वीं परीक्षा का उपसंहार, इस प्रकार इन 10 परीक्षा करने योग्य वस्तुओं की अलग अलग परीक्षा करना आवश्यक होता है। परीक्षा का प्रयोजन, परीक्षा का प्रयोजन प्रतिपत्ति ज्ञान है। जिस रोग का जिस प्रकार आयुर्वेद शास्त्र में उत्पत्ति, लक्षण आदि बताया है उसे उसी प्रकार जानकर, जिस प्रकार शास्त्रों में रोग की अवस्था के अनुसार चिकित्सा बताई है उसे उसी प्रकार करने को प्रतिपत्ति कहते हैं।